सोचो अगर नारुतो का जन्म थर्ड ग्रेट शिनोबी वॉर के दौरान होता। थर्ड ग्रेट शिनोबी वॉर कभी खत्म ही नहीं हुई थी और उसी बीच नाइन टेल्स ने कोनोहा पर हमला कर दिया। फोर्थ होकागे मिनाटो नामाकाजे ने उस रात नाइन टेल्स को अपने नए जन्मे हुए बेटे के अंदर सील कर दिया और इसके लिए अपनी जान दे दी। गांव का आधा हिस्सा तबाह हो चुका था और कोनोहा के दुश्मन ऑलरेडी उसकी बॉर्डर्स पर खड़े थे। बुजुर्ग हिरुजेन और डांजो ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने एक छोटे बच्चे की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। सिर्फ 5 साल की उम्र में नारुतो उजुमाकी को ऑर्फनेज से निकालकर एक मिलिट्री कैंप में भेज दिया गया, कोनोहा के स्ट्रेटेजिक एसेट के रूप में। कैंप 4 एक ऐसी जगह थी जहां बच्चों को सोल्जर्स बनाया जाता था। यहां ना कोई डेस्क्स थे, ना टेक्स्ट बुक्स, ना हॉलिडेज। सुबह से पहले उठना, तब तक दौड़ना जब तक शरीर टूट न जाए और रात होने तक ट्रेनिंग करना, हर दिन बिना किसी रेस्ट के। नारुतो के पास कैंप के किसी भी एडल्ट से ज्यादा चक्रा था, लेकिन उसे कंट्रोल करना उसके लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन सील्स की कला फुइनजुत्सु उसे नेचुरली समझ आती थी, जैसे उजुमाकी खून खुद उसे याद दिला रहा हो। उसी कैंप में सकुरा हरुनो भी ट्रेनिंग कर रही थी। ये उसकी मर्जी से नहीं था, बल्कि फ्रंट लाइंस पर मेडिक्स की सख्त जरूरत थी। सास्के उचिहा भी कैंप में आया, लेकिन एक एलीट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, क्योंकि उसका क्लैन फ्रंट लाइंस पर कोनोहा की सबसे बड़ी फोर्स था। वो कभी दोस्त नहीं बन से एक ही जगह खड़े कर दिए गए थे। रात को नारुतो सील के अंदर बंद फॉक्स को महसूस करता था, एक बहुत बड़ा, गुस्से से भरा हुआ कैद किया गया जानवर। उनके बीच कोई दोस्ती नहीं थी, सिर्फ एक डील थी। फॉक्स चकरा देगा और दोनों जिंदा रहेंगे। 3 साल बाद जब नारुतो सिर्फ 8 साल का था, उसे कैंप के बाहर अपनी पहली सॉर्टी पर भेज दिया गया। नारुतो बस ऑर्डर्स फॉलो करता था, क्योंकि उसे सिर्फ एक ही बात समझाई गई थी, या तो हम या वो। अपनी पहली बैटल के बाद नारुतो रोया नहीं। सच तो ये था कि उसे पता ही नहीं था कि उसे रोना चाहिए। कमांड ने डिसाइड किया कि कैंप 4 के 3 सबसे बेहतरीन स्टूडेंट्स को एक एक्सपेरिमेंटल स्क्वाड में डाला जाए। उनका कमांडर था ककाशी हटाके, एक वेटरन जो बहुत सारे लोगों को दफन कर चुका था। ककाशी ना मजाक करता था, न कभी लेट होता था, न बुक्स पढ़ता था। वो सिर्फ उन्हें जिंदा रहना सिखाता था। जब भी ककाशी नारुतो को देखता, उसे मिनाटो की याद आ जाती थी, और वो दर्द किसी भी जख्म से ज्यादा गहरा था। इस स्क्वाड को कॉल साइन मिला घोस्ट्स, और उन्हें अपनी पहली असली मिशन दी गई। 4 साल बाद जब नारुतो 12 साल का हो चुका था, जब कोनोहा की फोर्सेस को लैंड ऑफ रेन में भेजा गया। प्लान सीधा था, अमेगाकुरे को कैप्चर करना और इवागाकुरे को सुना से अलग कर देना। लैंड ऑफ रेन बिल्कुल अपने नाम जैसा ही था, एक गीला और हमेशा ग्रे रहने वाला देश जो किसी और के खून से भीगा हुआ लगता था। नारुतो अब बच्चा नहीं रहा था, वो एक फाइटर बन चुका था जिसके पास 4 साल का बैटलफील्ड एक्सपीरियंस था और आंखों में ठंडी समझदार नजर। सासुके ने 1 साल पहले ही अपना शारिंगन एक्टिवेट कर लिया था। अब वो अपने क्लैन का गर्व था और उसे खुद भी इस बात का पूरा एहसास था। सकुरा हर रात 10 लोगों की जान बचाती थी और हर सुबह उठकर फिर से 10 और लोगों को बचाने के लिए तैयार हो जाती थी। लेकिन लैंड ऑफ रेन के अपने डिफेंडर्स भी थे, याहिको, नगाटो और कोनान। ये रेजिस्टेंस लीडर्स खुद को अकात्सुकी कहते थे। यहाँ अकात्सुकी विलेंस नहीं थे, वो सिर्फ इतना चाहते थे कि बड़े शिनोबी नेशंस उनकी जमीन से दूर रहें। घोस्ट स्क्वाड को एक मिशन दिया गया, रेजिस्टेंस लीडर याहिको को ढूंढकर खत्म करना। उन्होंने हफ्ते तक उसका ट्रेल फॉलो किया, लैंड ऑफ रेन के और अंदर जाते गए, और जितना अंदर वो बढ़ते गए उतना ही ज्यादा उन्होंने तबाह हुए गांव, भागते हुए रेफ्यूजीज और कोनोहा के अटैक्स के निशान देखे। पहली बार नारुतो के दिमाग में सवाल आया, यहाँ असली दुश्मन कौन है? 2 साल बाद जब नारुतो 14 साल का हुआ, उसका सामना नगाटो से हुआ और उसने वो सच सुना जो उसे हमेशा छुपाया गया था। नगाटो ने बताया कैसे ग्रेट नेशंस बार बार उसके देश को बैटलफील्ड बना देते थे, जनरेशन दर जनरेशन। तब नारुतो को समझ आया कि कोनोहा यहाँ लिबरेटर नहीं बल्कि एक इन्वेडर था। लेकिन तब तक सब कुछ कंट्रोल से बाहर निकल चुका था। रेन का पुराना रूलर हैंजो ने चुपके से कोनोहा के साथ डील कर ली थी। याहिको एक एम्बुश में फंस गया और नारुतो के हाथ से नहीं बल्कि हैंजो की गद्दारी की वजह से मारा गया। नगाटो टूट गया, उसका दर्द फटकर बाहर आ गया और उसने रिन्नेगन की असली पावर जगा दी। उसने पुरानी गेडो माजो स्टैचू को समन कर लिया। लैंड ऑफ रेन पूरी तरह केओस में डूब गया और घोस्ट स्क्वाड मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से निकल पाई। मिशन टेक्निकली कंप्लीट हो चुका था, रेजिस्टेंस लीडर खत्म हो गया था, लेकिन ये जीत जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था।
नारुतो जब लैंड ऑफ रेन से वापस आया तो वो एक अलग इंसान बन चुका था, ऐसा इंसान जो अब कोनोहा की राइटियसनेस पर अंधा विश्वास नहीं करता था। 2 साल बाद नारुतो 16 साल का हो चुका था और कोनोहा अब एक नॉर्मल विलेज नहीं रहा था, वो एक फोर्ट्रेस बन चुका था। बुजुर्ग हिरुजेन मुश्किल से अपनी पावर संभाले हुए थे और काफी टाइम से दांजो ही उनके लिए ज्यादा डिसीजंस ले रहे थे। उचिहा क्लैन थक चुका था, वो फ्रंट लाइंस पर कैनन फॉडर की तरह यूज किए जा रहे थे और जब वो वापस आए तो उनके अंदर गुस्सा और बदलाव की इच्छा दोनों थी। फुगाकू उचिहा कोई सीक्रेट कंस्पिरेसी नहीं कर रहा था, बल्कि एक खुला मिलिट्री कू प्लान कर रहा था। सास्के 2 रास्तों के बीच फंस गया था। एक तरफ उसके क्लैन के प्रति लॉयल्टी थी और दूसरी तरफ उसके बड़े भाई इटाची की बात, जो कह रहा था कि अगर कू हुआ तो कोनोहा खून में डूब जाएगा। डांजो ने डिसाइड किया कि वो अपना सबसे बड़ा वेपन यूज करेगा। उसने नारुतो को ऑर्डर दिया कि वो उचिहा क्लैन को एलिमिनेट कर दे। नारुतो ने जब वो ऑर्डर पढ़ा तो अपनी जिंदगी में पहली बार उसने डिसाइड किया कि वो किसी ऑर्डर को नहीं मानेगा। ऑर्डर फॉलो करने के बजाय नारुतो इटाची को ढूंढने चला गया। रात के अंधेरे में अपनी जेनरेशन के 2 सबसे बड़े फाइटर्स मिले और दोनों ने डिसाइड किया कि किसी भी साइड से मैसेकर नहीं होगा। उन्होंने सास्के को भी अपने प्लान में शामिल किया और मिलकर एक तीसरा रास्ता निकाला जहां किसी को मरना न पड़े। उचिहा क्लैन ने पावर खून के जरिए नहीं बल्कि एक तेजी से किए गए स्ट्रेटेजिक टेक ओवर से हासिल की। उन्होंने विलेज के की पॉइंट्स को अपने कंट्रोल में ले लिया। डांजो ने रेजिस्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसके अपने लोग भी एक साथ जिंचुरिकी और उचिहा क्लैन के खिलाफ लड़ने को तैयार नहीं थे। डांजो को कैप्चर कर लिया गया और उसे सजा सुनाई गई। उसका ईरा खत्म हो चुका था। हिरुजिन ने भी खुद ही अपनी पोजीशन छोड़ दी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बुढ़े और थक चुके थे किसी बहस के लिए। फुगाकू उचिहा कोनोहा का नया लीडर बना और उसका सिर्फ एक ही गोल था, इस लंबी चल रही वॉर को हमेशा के लिए खत्म करना। नारुतो को कोई रैंक नहीं मिला, कोई मेडल नहीं मिला, बस एक खामोश सा एहसास मिला कि उसने हजारों लोगों की जान बचाई है। जब ग्रेट नेशंस एक दूसरे से लड़ते हुए खुद को ही बर्बाद कर रहे थे, तब एक ऐसा आदमी जो मरा हुआ माना जा रहा था, शैडोज में चल रहा था। ओबिटो उचिहा। ओबिटो छुप नहीं रहा था, वो खुलकर कमजोर विलेजेस पर हमला कर रहा था और एक एक करके टेल्ड बीस्ट्स को कलेक्ट कर रहा था। जब ये खबर कोनोहा तक पहुंची तो सबको समझ आ गया कि अब विलेजेस के बीच की वॉर का कोई मतलब नहीं रहा। कोनोहा के इंटेलिजेंस चीफ जिराया ने कंफर्म किया कि ओबिटो का प्लान सभी टेल्ड बीस्ट्स को इकट्ठा करना है और इन्फिनिट सुकुयोमी लॉन्च करना है। नारुतो जानता था कि जल्दी या देर से ओबिटो 9 टेल्स के लिए भी आएगा। कई दशकों बाद पहली बार पुराने दुश्मन बैठी ओबिटो का खतरा उनकी पुरानी नफरत से भी बड़ा था। लेकिन पुराने कागे अपनी पावर छोड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने अलायंस के लिए हाँ तो कर दी, पर सिर्फ तब तक जब तक ओबिटो जिंदा था। नारुतो और सास्के समझ गए थे कि अगर ओबिटो हार गया तो पुराने लीडर्स फिर से एक दूसरे के खिलाफ लड़ना शुरू कर देंगे। रात को नारुतो उजुमाकी क्लैन की लेगेसी पढ़ रहा था, पुराने और पावरफुल सील्स जो सब कुछ बदल सकते थे। आखिरी बैटल स्पीचेस से नहीं बल्कि जमीन के जोर से कांपने से शुरू हुई। हजारों शिनोबी एक ही बैटलफील्ड पर टकरा गए और धरती खून और तबाही से भर गई। नारुतो ने 9 टेल्स की पावर को अनलीच किया, दोस्ती की वजह से नहीं बल्कि जरूरत की वजह से, जैसे वो हमेशा करता आया था। सास्के भी उसके साथ लड़ रहा था, पहली बार सिर्फ अपने क्लैन के लिए नहीं बल्कि किसी और बड़े मकसद के लिए। ओबिटो ने रिचुअल शुरू कर दिया और 10 टेल्स धीरे धीरे जागने लगा। नारुतो और सास्के ने एक साथ अटैक किया, 2 फाइटर्स जो एक ही वॉर में बड़े हुए थे। दूर खड़े पुराने कागे सब देख रहे थे, लेकिन वो अपनी ताकत बचाकर रख रहे थे, उस वक्त के लिए जो बाद में आने वाला था। ओबिटो के साथ फाइट कोई खूबसूरत ड्यूअल नहीं थी, ये एक थकाने वाली इंड्योरेंस बैटल थी। ककाशी नारुतो और ओबिटो के बीच आ गया, क्योंकि ओबिटो कभी उसका दोस्त था और उसे खत्म करना भी उसी का फर्ज था। आखिरकार ओबिटो हार गया, सिर्फ एक एनिमी से नहीं बल्कि पूरी एक जनरेशन से जो हार मानने को तैयार नहीं थी। जब धूल बैठी तब सब लोग इतने थक चुके थे कि सेलिब्रेट करने की भी ताकत नहीं थी। लेकिन नारुतो ने देख लिया था कि पुराने कागे पहले से ही अगली वॉर की तैयारी कर रहे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने पहले सोचा था। और तब नारुतो ने कुछ ऐसा किया जो उसने पहले कभी नहीं किया था। उसने सबके सामने बात रखी। उसने कहा कि हिडन विलेज सिस्टम ही एंडलेस वॉर्स की असली वजह है और अब वक्त आ गया है इसे तोड़ देने का। पुराने कागे ने इस बात को सीधा मना कर दिया।
और तब यंग जनरेशन उनके सामने खड़ी हो गई। ये कोई नॉर्मल बैटल नहीं थी, ये इरादों का टकराव था, और पुरानी जनरेशन के पास अब उतने लोग ही नहीं बचे थे। धीरे धीरे शिनोबी ने अपने विलेज के हेडबैंड्स उतारने शुरू कर दिए। वॉर किसी बड़े धमाके के साथ खत्म नहीं हुई, बल्कि जमीन पर गिरते मेटल के हेडबैंड्स की हल्की सी आवाज के साथ खत्म हुई। हिडन विलेज सिस्टम को खत्म कर दिया गया और उसकी जगह एक यूनाइटेड कॉन्टिनेंटल अलायंस बनाया गया, जहां शिनोबी अब सोल्जर्स नहीं बल्कि प्रोटेक्टर्स बन गए। नारुतो ने उजुमाकी क्लैन की पुरानी टेक्निक्स का यूज करके 9 टेल्स को आजाद कर दिया। फॉक्स चला गया और नारुतो जिंदा बच गया, लेकिन उसे इसका एक बड़ा प्राइस देना पड़ा। उसने चक्र यूज करने की एबिलिटी खो दी, लेकिन अपनी जिंदगी में पहली बार नारुतो को लगा कि ये ठीक है। नारुतो बिना हेडबैंड के, बिना वेपन्स के, बिना चक्र के खड़ा था, सिर्फ एक इंसान जो उस दुनिया को देख रहा था जहां आखिरकार लड़ाई खत्म हो चुकी थी। नारुतो होकागे नहीं बना, वो लेजेंड्स का हीरो भी नहीं बना, वो बस वही बन गया जो बचपन से बनना चाहता था, एक ऐसा इंसान जिसे अब किसी की जान नहीं लेनी पड़ेगी। मैं वीडियो को यहीं पर एंड करता हूं। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं, कमेंट्स में जरूर